Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो ये जो लेक्चर है सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर है 4। और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में जो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास में अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो हम पढ़ चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव करते हैं, कुछ क्वेश्चंस उसके ऊपर हमने देखे थे। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टू पार्टिकल सिस्टम है, वो हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद एक लेक्चर के अंदर हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास या मैनी पार्टिकल्स, और उसके अलावा जो रिड्यूस मास का कंसेप्ट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत बड़ा ये लेक्चर नहीं होगा, तो ये सेंटर ऑफ मास का आज का आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास के, कि और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं सेंटर ऑफ मास पे। एंड देन उसके बाद PYQs जो सेंटर ऑफ मास के ऊपर आए हुए हैं ना, तो वो हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो अब कोई से भी एग्जाम में आए हुए हों। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल्स की बात करें तो आपको एक ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है ना। इस डायग्राम पर आपको दो पॉइंट्स दिख रहे हैं। एक है MI, ये पॉइंट है, और एक पॉइंट है जिसको मैंने लिखा हुआ है सेंटर ऑफ मास। और इस सेंटर ऑफ मास वाले पार्टिकल का जो मास है उसको मैं लिख देता हूँ, M लिख देता हूँ, या कुछ भी जो आप इच्छा हो वो लिख सकते हैं। ये ओरिजिन से इनके डिस्टेंस दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट, यानी कि जो ith पार्टिकल है, ith पार्टिकल की जो पोजीशन वेक्टर है वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वो है RI। इसी तरह से जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसको लिखा है मैंने कैपिटल RC से। और जो RCI है वो है डिस्टेंस बिटवीन ith पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनको मैं डिफाइन कर दूं। RI जो है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। उसके अलावा RCI ये क्या है, पोजीशन ऑफ ith पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, एंड देन उसके बाद RC की हम बात करें तो RC क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमारे पास है। अच्छा, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप इन तीनों के बीच में रिलेशन भी लिख सकते हैं। और रिलेशन जो मेरे को दिखाई दे रहा है वो क्या बन रहा है, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ। ये ट्राइंगल लॉ ऐसा बन रहा है ना, ये RI हो गया, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है ये RC है और ये जो डिस्टेंस है RCI है। तो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि RI या RC प्लस RCI ये किसके इक्वल हो गया, ये RI के इक्वल हो गया। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। ये में दिख रहा है ना, बहुत इजीली सबको दिख भी रहा होगा कि ये ट्राइंगल लॉ मैंने कैसे बनाया है। उसके बाद मेरे को ith पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चाहिए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी चाहिए किसकी, ith पार्टिकल की। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख रहे हैं। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हम लोग लिखते हैं हाफ mv²। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो है vi²। और उस vi² को मैंने ऐसे लिख दिया, हाफ mi जो है वो मास हो गया ith पार्टिकल का, और इसको लिख दिया मैंने vi और प्लस vi डॉट vi, सॉरी, इसको मैंने कैसे लिख दिया, vi डॉट vi। इस तरह से ये जो इक्वेशन है मैंने लिख दी इसकी काइनेटिक एनर्जी की, और इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन बनी है इसको देखो, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये पोजीशन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में है। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ विद रेस्पेक्ट टू टी, है ना, ये जो इक्वेशन एक है इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँ तो ये क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। डिफरेंशिएट
इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, तो ये बनेगा डी आर सी ओवर डी टी, वैक्टर अंडरस्टूड है कि इसके ऊपर लगा हुआ है, ये बनेगा डी आर सी आई ओवर डी टी, और ये क्या बनेगा डी आर आई ओवर डी टी। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वी आई वैक्टर जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगा वी सी आई वैक्टर, और प्लस ये आ जाएगा वी वैक्टर, वी जो आई है ये आई है ना, ये आई है, और ये आ जाएगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, जिसको आप खाली वी भी लिख सकते हैं। तो इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। तो 3 इक्वेशन आप लोगों के पास यहाँ पर बन गई। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन जो सेकंड है, तो सेकंड इक्वेशन में मैं वी आई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो जब हम इक्वेशन सेकंड और थर्ड को देखते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम आई, हाफ एम आई। वी आई की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो कि वी सी आई प्लस वी, सिर्फ वी लिख देता हूँ तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी, तो वी सी आई प्लस वी, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है, वी सी आई प्लस वी, है ना, इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा हाफ एम आई, वी सी आई और वी सी आई का डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, वी सी आई स्क्वायर। इसी तरह से वी और वी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी क्या देगा, वो वी स्क्वायर देगा, तो वो भी वी स्क्वायर दे दिया उसने भी। और इसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा, एक बार आएगा वी सी आई वी, और एक बार आएगा क्या वी और वी सी आई। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, हाफ ये बनेगा, एक तो बनेगा हाफ एम आई, यहाँ पर भी एम आई आएगा, और ये बनेगा वी सी आई डॉट वी, और एक बन जाएगा हाफ एम आई, और ये बन जाएगा वी डॉट वी सी आई, क्योंकि ए डॉट बी को आप बी डॉट ए लिख सकते हो, तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं क्या बना दूंगा, एक बना दूंगा। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी अब वो क्या बनेगी, एम आई वी आई स्क्वायर प्लस हाफ एम आई वी स्क्वायर, प्लस ये क्या बन जाएगा एम आई, और ये क्या बन जाएगा वी सी आई, और ये क्या बन जाएगा डॉट वी। ठीक है, इतना मेरे हिसाब से सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि ने क्या किया। तो ये ith पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आ रही है। अब ओवरऑल मैं पूरे सिस्टम के लिए निकालूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एल्जेब्रिक समेशन करना पड़ेगा, यानी कि 1 से लेकर कहाँ तक जाना पड़ेगा, n तक जाना पड़ेगा। और होल सिस्टम पूरे सिस्टम के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो आपने क्या किया, के ई आई सब जगह लग जाएगा एल्जेब्रिक समेशन का साइन, तो ये हो जाएगा एल्जेब्रिक समेशन हाफ एम आई, और ये हो जाएगा वी आई स्क्वायर प्लस समेशन एल्जेब्रिक हाफ एम आई, ये वी स्क्वायर प्लस एल्जेब्रिक समेशन, ये हो जाएगा एम आई, और एक मिनट, ये हो जाएगा वी सी आई और डॉट वी, ये बन गया। ये तो बन जाएगी कुल एनर्जी। ठीक है, ये वाला जो टर्म है ये तो सिस्टम की एनर्जी बन जाएगी, और ये वैल्यू कहाँ से रहेगी, 1 से लेके, और जो भी आप जितने भी पार्टिकल आप कंसीडर कर रहे हो, आई कर रहे हो, एन कर रहे हो, जितने भी आप पार्टिकल कंसीडर कर रहे हो वो सारे पार्टिकल हो जाए। तो यहाँ से आपको 2 टर्म नजर आ रहे हैं, एक तो ये एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एम आई, भाई वी स्क्वायर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, तो ये तो कांस्टेंट हो गई, और हाफ एम आई ना, हाफ एम आई जो है वो किसके बराबर होगा, कुल मास के बराबर होगा, हाफ एम आई नहीं सॉरी, सिर्फ समेशन ऑफ एम आई किसके बराबर होगा, कुल मास के बराबर होगा। हमारे पास इक्वेशन यहाँ से बन रही है हाफ एम, और ये बन रहा है वी स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या बन रहा है, ये बन रहा है एल्जेब्रिक समेशन हाफ एम आई और वी आई स्क्वायर। ठीक है, ये पार्टिकल बदलते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो यहाँ से लिख लोगे आई इक्वल्स टू एन से, और एन, अच्छा ये वाला जो टर्म बनेगा कौन सा वाला, ये वाला, इसमें जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी तो आ जाएगी बाहर, ये बनेगा एल्जेब्रिक समेशन एम आई और वी सी आई, एल्जेब्रिक समेशन एम आई और वी सी आई। तो होगा क्या, देखो मैंने आप लोगों को ये बताया था, क्या बताया था कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके अबाउट यदि किसी पार्टिकल का मोमेंट निकाला जाए, यानी कि किसी पार्टिकल के मास को सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका एल्जेब्रिक समेशन कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, यानी कि वी नो दैट
वी नो दैट कि एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एम आई और आर सी आई किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एम आई और आर सी आई किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। तो अगर ये जीरो के बराबर होता है तो इसका मतलब एम आई और वी सी आई ये भी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। ये भी जीरो के बराबर होगा, तो दैट मीन्स कि ये जो पूरा पूरा का पूरा टर्म है ये हो जाएगा जीरो। इसको हम क्या कर देंगे, जीरो। तो अगर ये जीरो हो जाएगा तो सिस्टम की जो कुल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या बचेगी, वो बचेगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम आई स्क्वायर वी स्क्वायर। कुल काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम की बची वो बची के ई इक्वल्स टू, वो किसके इक्वल बची है, वो बची है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एल्जेब्रिक समेशन आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक 1/2, ये हो गया एम आई और ये हो गया वी आई स्क्वायर, एम आई और ये हो गया वी आई स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास सिस्टम की कुल काइनेटिक एनर्जी आ गई। और अगर इसको ध्यान से देखो तो ये कुल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर पार्टिकल्स विद रेस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर पार्टिकल्स। ये वी सी आई था ना, वी सी आई था ना, सी आई करो इसको यहाँ पर, वी सी आई स्क्वायर, वी सी आई स्क्वायर, वी सी आई स्क्वायर, वी सी आई स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर पार्टिकल्स विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो यहाँ से सिस्टम की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ऑफ सिस्टम वो किसके इक्वल हो गई है, वो इक्वल हो गई है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब आपसे जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, एग्जाम के अंदर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में जनरली थ्योरी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल सिस्टम। तो उसमें अलग अलग ऑप्शन आते हैं, जैसे कि एक ऑप्शन आ जाता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन आ जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तीसरा ऑप्शन आ जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और फोर्थ ऑप्शन आ जाता है नन ऑफ द अबव। तो आंसर कौन सा आएगा, ये वाला आंसर आएगा ना। ये एमसीक्यू बनता है, आपसे डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, डेरिवेशन में आपसे कह रहा हूँ फिर कोई नहीं पूछेगा। ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर बनेगा तो इस फॉर्मूला पर बनेगा। ठीक है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ ड्राइव कर रहे हैं या कोई फॉर्मूला हम लेके आ रहे हैं तो वो किस तरह से ला रहे हैं। चाहता तो मैं आपको सीधा इसका न्यूमेरिकल करा देता, क्वेश्चन पकड़ाता कि ऐसा ऐसा फॉर्मूला होता है, ऐसा कर लो, पर फिर उस चीज़ में मज़ा नहीं है, फिर उस चीज़ में मतलब प्रिपरेशन करने का कोई सेंस नहीं है ना। आप लोगों को पीछे की गणित पता होनी चाहिए कि एक चीज़ें कहाँ से आई है। तो ये तो बात हो गई किसकी, काइनेटिक एनर्जी की, कि यदि आपको एक सिस्टम के लिए उसके काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो पूरे सिस्टम के लिए, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मैनी पार्टिकल्स के लिए कैसे निकालते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, टू पार्टिकल सिस्टम और रिड्यूस मास का जो कंसेप्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। टू पार्टिकल के सिस्टम, जैसे कि आपने स्प्रिंग मास सिस्टम का पढ़ा होगा है ना, कि दो मास का जब आपको स्प्रिंग सिस्टम मिलता है तो आपने रिड्यूस मास निकालते हो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो वो फॉर्मूले को हम ड्राइव करने वाले हैं, वो फॉर्मूला कैसे आता है उसको हम समझने वाले हैं। तो आपको ये सिस्टम दिखाई दे रहा है, इसके अंदर दो पार्टिकल हैं, एक है m1 और एक है m2। m1 की जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से, यहाँ पर ओरिजिन आ गया तो यहाँ ओरिजिन से m1 की पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर, और m2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 वेक्टर है। r12 जो है वो पोजीशन वेक्टर है 1 और 2 के बीच में, है ना। तो फ्रॉम ट्राइंगल लॉ, यहाँ से अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगाऊं तो फ्रॉम ट्राइंगल लॉ, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ या वेक्टर लॉ आप कुछ भी बोल सकते हो, तो यहाँ से बनेगा r2 वेक्टर
इक्वल्स टू R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर। ये दो फोर्स लग रहे हैं, दो पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल जिनके अंदर मास है, तो सीधी सी बात है उनके बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वो फोर्स जो है F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन पार्टिकल 2। F12 का मतलब फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू मास m1। तो फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू मास m1। और सिमिलरली हम ये लिखेंगे कि F21 क्या होगा, फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू मास। और फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, एक्शन का रिएक्शन। दोनों एक ही लाइन पर लगे हैं पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, F12 या F21 बराबर है माइनस F12 ना। इनके जो मैग्नीट्यूड हैं वो इक्वल हैं, परंतु इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक इक्वेशन ये बन गई मेरे पास और एक इक्वेशन ये बन। अब मैंने कहा कि फोर्स जो सेकंड पार्टिकल के ऊपर लग रहा है वो कौन लगा रहा है, वो लगा रहा है 1 लगा रहा है। तो क्योंकि ये सिस्टम मोशन में है, तो यहाँ पर न्यूटन का अगर मैं सेकंड लॉ अप्लाई करूँ, यानी कि F बराबर m है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली जो F12 है, यानी कि 1 जो लगा रहा है 2 पर, तो F12 2 पार्टिकल पे लग रहा है तो वो किसके बराबर होगा, m। सेकंड पे लग रहा है तो m2। और a कितना होगा, a का मतलब होता है d2x/dt2। ये सेकंड पार्टिकल पर लग रहा है, सेकंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है r2 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो इसको लिखूंगा मैं d2r2/dt2। इसको कि मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ d2r2/dt2 इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, F12/m2। और इसको लिखा मैंने इक्वेशन थर्ड। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, F12/m2, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। फिर हम बात करें F12 की, हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे F21 की। तो सिमिलरली फॉर F21, तो F21 के लिए अगर आप लिखोगे तो F21 किसके बराबर हो जाएगा, m1, और ये हो जाएगा d2r1/dt2। और जहाँ से इसको लिख सकते हो d2r1/dt2 इक्वल्स टू हो जाएगा F21 और ये ओवर m1 के। ठीक है भाई, तो ये हो गई इक्वेशन 3 और अब ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन 4 इक्वेशन हमने यहाँ से बना ली। अब मैंने इक्वेशन फर्स्ट को, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट जो है वो क्या लिखी हुई है वो देख लो एक बार, R2 इक्वल्स टू R1 प्लस R12, R2 इक्वल्स टू R1 प्लस R12, इसको मैं री अरेंज करके लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, R12 इक्वल्स टू R2 माइनस R1, ऐसा लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो डिफ्रेंशिएट 2 टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू t बोले तो टाइम के रेस्पेक्ट में हमको इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, तो ये क्या बना, d2r12/dt2, ये क्या हो गया, d2r2/dt2 माइनस d2r1/dt2, है ना। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हमने वैल्यू निकाली हुई है dt_r2 की अपॉन dt2 की, और इसी तरह से d2r1/dt2 की, जो इक्वेशन 3 और 4 में लिखी हुई है। वो 3 और 4 से हम वैल्यू उठा के रख देंगे। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि F21 बराबर किसके, F12 के, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो सबसे पहले 3 एंड 4 से मैं यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो ये बन गया d2r12/dt2, ये d2r2 है तो ये क्या लिखा जाएगा, F12 लिखा जाएगा, और ये क्या लिखा जाएगा, m2।
और यहाँ से क्या लिखा जाएगा, F21/m1 ये लिखा जाएगा। बट क्या है, बट ये है कि F12 बराबर है माइनस ऑफ F21 के। तो ये दोनों वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, D2R12 अपॉन DT2, और इनके मैग्नीट्यूड सेम है तो यहाँ से ये दोनों कॉमन निकाल दिए मैंने, और साइन माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। F12 और F21 बराबर हैं तो इनको बराबर कर दिया मैंने, और यहाँ क्या बच गया, 1/m2 प्लस 1/m1, ऐसा कुछ बच गया। तो अब क्या कर सकते हैं हम, अब हम ये कर सकते हैं कि इसको मैंने ऐसा लिख दिया, D2R12 अपॉन DT2 इक्वल्स टू, ये हो गया F12, और यहाँ से बन गया M1/m2 ऑन, इसको मैंने क्या लिखा, इसको लिख दिया M1 प्लस M2, सॉरी ये बन गया M1 प्लस M2, और ये हो गया M1, ठीक है। फिर मैंने इसको लिखा F12 इक्वल्स टू M1/m2 ओवर M1 प्लस M2, और ये जो चीज़ है इसको मैंने ऐसा लिख दिया DR12 अपॉन DT2। तो ये जो हमारे पास टर्म आया है, ये वाला जो टर्म आया है इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, ठीक है। दो पार्टिकल की प्रॉब्लम मिलेगी, दो पार्टिकल का सिस्टम मिलेगा, टू पार्टिकल प्रॉब्लम जब आपको मिलेगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है, अगर आपको न्यूटन्स लॉ उसके ऊपर अप्लाई करना है, समझ गए। अगर आपको न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है, टू पार्टिकल सिस्टम है, तो उस केस में आप रिड्यूस मास का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो ये जो मास है इसको बोलते हैं हम रिड्यूस्ड मास, और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, M1/m2 ऑन M1 प्लस M। अब इसके स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। स्पेशल केसेस, तो इसके स्पेशल केसेस में क्या क्या आएगा, व्हेन M1 लेस देन M2, जब M1 की वैल्यू M2 के कंपैरिजन में बहुत छोटी, उस केस में क्या होगा कि ये जो फॉर्मूला है हमारा म्यू M1/m2 ओवर M1 प्लस M2, क्या मैं इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने M1 को M2 से डिवाइड करा दिया, ओवर यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर भी मैंने ऐसा ही लिखा 1 प्लस M2 ओवर ना, मैंने M1/m2, सॉरी क्या लिख दिया मैंने लिख दिया M1 ऑन, क्योंकि M2 का मास बहुत ज़्यादा हो गया, पहली चीज़ तो ये कट गया, क्योंकि M2 का मास बहुत ज़्यादा हो गया तो M1/m2 को हम क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो हमने 0 मान लिया। यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है म्यू की वैल्यू लगभग किसके बराबर हो गई, वो M1 के बराबर हो गई। ऐसा केस कहाँ आपको देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन और 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन सिस्टम में, ठीक है। इन केस ऑफ, इसका जो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इसको कई बार ऐसा भी बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन प्रॉब्लम, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन प्रॉब्लम, तो वहाँ पर आपको ये केस देखने को मिलेगा। जब आपको केस देखने को मिलेगा ये वाला, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन होगा मास ऑफ प्रोटॉन, तो इसलिए वहाँ पर कंबाइंड सिस्टम का जो मास है यानी कि रिड्यूस मास, वो किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस स्पेशल जो है वो क्या बनेगा, दूसरा केस व्हेन M1 इक्वल्स टू M2, जब M1 M2 के बराबर हो जाएगा, या इसको मैं M लिख देता हूँ ऐसे, तो यहाँ से क्या होगा, म्यू इक्वल्स टू, ये हो जाएगा M1 और ये स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2M1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा M1/2 या M/2। इसका जो स्पेशल केस हमें देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल इसका वो मिलेगा ड्यूट्रॉन सिस्टम में, ठीक है, ड्यूट्रॉन पार्टिकल। तो ड्यूट्रॉन पार्टिकल का जो केस है, वहाँ पर आपको दोनों जो पार्टिकल्स हैं, दोनों जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उनके मास सेम देखने को मिलेंगे, वहाँ पर इसके आपकी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स के एग्जाम्पल के साथ भी इसको जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो आपको जो याद रखना है, वो ये याद रखना है, स्पेशल केसेस एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं कि हाइड्रोजन एटम के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, मास ऑफ प्रोटॉन इतना है, तो उसका रिड्यूस मास कितना हो, आपको वैल्यू भी लिख के दे देंगे कि ये वैल्यू है, तो आप वो कैलकुलेशन करते रहोगे लंबी चौड़ी, पर आंसर कितना आ जाएगा ये आ जाएगा,
ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। इसी तरह से आपको न्यूट्रॉन पार्टिकल का बोला जाएगा तो आपको बोला नहीं जाएगा कि आपको मास सेम कंसीडर करना है, आपको वो अंडरस्टूड होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ें थ्योरी में पढ़ी हुई है तो मैं इनको सॉल्व कर ले जाऊँगा। तो ये जो मैंने बॉक्स में बंद किए हैं चीज़ें, ये हैं इम्पॉर्टेंट जो आपसे पूछे जाएंगे। ये डेरिवेशन आपसे नहीं पूछेंगे परंतु आपके समझ के लिए है कि आपको ये पता रहे कि ये जो चीज़ें आई हैं वो कहाँ से आई। तो इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, क्या उसका फॉर्मूला आता है। उसके बाद हमने ये देखा कि रिड्यूस मास सिस्टम का सॉल्यूशन हम किस तरह से करते हैं, वहाँ पर रिड्यूस मास की वैल्यू को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास में अभी तक हम जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो लगभग हम सारे पढ़ चुके हैं, इसके कुछ क्वेश्चन भी हमने किए। अब इसका एक और मैं लेक्चर लूँगा जिसके अंदर हम और क्वेश्चंस जो करेंगे जो सेंटर ऑफ मास को के ऊपर पूछे जाते हैं। हालांकि सेंटर ऑफ मास में वाइड रेंज ऑफ वैरायटी बनती है, बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इंक्लाइन प्लेन पर गिर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, परंतु आईआईटी जैम एग्जाम की मैं बात करूं तो वहां पर इतने वास्ट लेवल पर सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए यहाँ तक ही हम इसको कवर करेंगे। होने को सेंटर ऑफ मास में दुनिया जहान की चीज़ें हैं, पर जितना हमें एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है वो थ्योरी वाला पार्ट हम फिनिश कर चुके हैं। उसके बाद उसके हम क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, एक और प्रैक्टिस लेक्चर लेंगे जिसके अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाकी तो होने को तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, पर हमें जो पढ़ना है, हमें जो आना चाहिए वो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो इसके ऊपर एक या दो प्रैक्टिस लेक्चर और होंगे और देन उसके बाद हम लोग जो है वो बात करेंगे इसकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, यानी कि हम अब इसके बाद कॉलिजन स्टार्ट करेंगे। कॉलिजन में जितनी भी तरह की कॉलिजन होती है, कंजर्वेशन लॉज लगते हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा 5-6 लेक्चर का जाएगा कंजर्वेशन, एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लास्ट हम पढ़ेंगे रोटेशनल। तो ज़्यादा बहुत डीप में जाके आप लोगों का सिलेबस नहीं है आईआईटी जैम का, ठीक ठाक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं। तो ये यूट्यूब का आज का मतलब यूट्यूब पे जो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में जो लेक्चर आना है ये उसका आखिरी लेक्चर है। इसके बाद अगर आपको रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के लेक्चर देखने हैं तो उसके लिए आपको जो ऐप है निंजा प्रेप बाय कपिल सर, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और उस ऐप पर जाकर आपको ये वीडियोस देखने पड़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू बाय बाय।